वी कैन स्टार्ट नाउ। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है न्यूटन्स रिंग्स और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 नंबर का क्वेश्चन आया है लास्ट सेम में जो एग्जाम हुआ है उसमें। ठीक है, तो इस बार भी आ सकता है क्योंकि ऑप्टिक्स के वेव ऑप्टिक्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो बेसिक फिनोमिनाज हैं उसमें से न्यूटन्स रिंग्स एक फिनोमिना है। जैसा कि यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो कि आपको जिसके बारे में कि आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों के सामने ये स्लाइड खुली हुई है न्यूटन्स रिंग्स की। ओके, तो शुरू करते हैं इसको। शरण उज्ज्वल आ रही है, ठीक है। तो इसको न्यूटन्स रिंग्स क्यों बोलते हैं? तो न्यूटन ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, इसलिए से या न्यूटन ने इसको ऑब्जर्व किया था, तो इसलिए इसको न्यूटन्स रिंग्स बोलते हैं। और रिंग्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिंग की तरह दिखेगी। अभी आपको जब मैं दिखाई देता हूँ पहले, तो ये कुछ ऐसी दिखती हैं। ये नीचे देखिए आप, तो ये रिंग टाइप में दिखती हैं। ठीक है, तो सेंटर में ब्लैक होता है, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, तो ये रिंग बनती है। और अगर आपका बनाने वाला एपरेटस बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल सिमेट्रिकल दिखेंगी ऐसी। लेकिन अगर जो बना रहे हैं, जिस एपरेटस की मदद से आप जो लेंस यूज कर रहे हैं, अगर वो किसी वजह से सिमेट्रिकल नहीं है, तो फिर ये रिंग्स डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं, तो ऐसी दिखती हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये बनती क्यों है। ओके ओके, तो शुरू करते हैं। तो न्यूटन्स रिंग्स जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें जाननी है। बेसिकली दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, जो कि हमें यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के। बेटा उज्जवल और दिव्य अभी यहाँ डिस्कशन मत करो, ठीक है? अभी मेरी क्लास कर लो, उसके बाद कर लेना अपनी बातें। ओके, तो क्योंकि फिर मुझे डिस्टर्ब होता है, वो चैट का ब्लिंक करता रहता है वहाँ पे साइन। ठीक है, तो अभी आप मेरी क्लास कर लीजिए, उसके बाद पढ़ाई कर लीजिएगा अपनी सिविल की। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम न्यूटन रिंग्स पढ़ने जाते हैं तो हमें दो चीज़ें, जो यंग के डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट था, उससे अलग कुछ और भी बताया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये कह रहा है कि इंटरफेरेंस इफेक्ट्स आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन थिन फिल्म्स। तो मान लीजिए कोई पतली सी फिल्म है, ठीक है, और आप ऊपर से उसको देख रहे हैं, ये आप क्या हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस फिल्म में कलर्स दिखते हैं। ठीक, एक एग्जांपल क्या है कि जब बारिश होती है या सड़क पे किसी के घर के पास पानी का पाइप टूट जाता है, तो कुछ पानी इकट्ठा हो जाता है सड़क के कोनों में, ठीक है, और फिर वहाँ पे कोई गाड़ी, ठीक है, आती है और उसका पेट्रोल लीक हो जाता है या किसी भी वजह से, या ऑयल लीक हो जाता है वहाँ पे, तो एक थिन फिल्म बन जाती है पानी के ऊपर। ठीक है, और फिर उसमें आपको रेनबो कलर्स दिखते हैं, सारे कलर्स दिखते हैं, ऐसा कुछ जैसा कि यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मेशन है? तो ये एक्चुअली में न्यूटन रिंग की है। ठीक है, और क्योंकि व्हाइट लाइट में अलग अलग कलर्स होते हैं, तो हर कलर अलग एंगल पे, ठीक है, अपना इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिखाता है। ठीक, आप यहाँ से देख रहे हैं इस ऊपर से, ठीक है, तो ये जो लाइट्स आ रही हैं, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अलग अलग एंगल पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी आपकी आंखों के लिए। ठीक है, तो आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग कलर्स दिखते हैं। जाती व्हाइट लाइट है, इधर से व्हाइट लाइट आएगी, ठीक है, और जब ये रिफ्लेक्ट बैक होके व्हाइट लाइट आएगी आपकी आंखों में, तो अलग अलग वेवलेंथ की जो इसमें वेवलेंथ होती हैं, आपको पता है, बेसिकली हम उसको 7 भागों में बांटते हैं, पर वहाँ बहुत सारी वेवलेंथ है। तो वो जो लाइट वापस आपकी आंखों में आ रही है, अलग अलग एंगल पे अलग अलग वेवलेंथ इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये रेनबो कलर दिखते हैं। पर यहाँ हम लोग इस पे नहीं जाएंगे, हम सिंपल रखेंगे आर्गुमेंट को, और हम कहेंगे कि भाई एक ही कलर की लाइट है, मान लो रेड कलर की है, आपने लेजर
ऑन की है और फिर आपको क्या पैटर्न दिखेगा, तो वो न्यूटन्स रिंग्स आपको क्लियर दिखेंगी, ठीक है, डिस्टॉर्टेड नहीं दिखेंगे ऐसे। ओके, तो ये वही बात कर रहा है कि ऑयल अगर वाटर की सरफेस पे है तो वो एक थिन सरफेस बन जाएगी उसकी, और कई बार ये आपको सोप बबल पे भी दिखती हैं ये, क्या कहते हैं, रेनबो कलर टाइप, ये आपने देखा हुआ है। ओके, तो ये बनती कैसे हैं इसको देखते हैं। तो हो तो इंटरफेरेंस ही रहा है, ठीक है, इंटरफेरेंस का ही फिनोमिना है न्यूटन रिंग। और जो ये दो वेव लौट के आ रही हैं, मैं इसका क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये एक वेव आई, ठीक है, ये लाइट आ रही थी आपकी, और ये यहाँ से सीधे रिफ्लेक्ट बैक हुई, ठीक है, इसको मैंने रे 1 बोला हुआ है। तो आपकी आँखें हैं यहाँ पे, ठीक है, आप देख रहे हैं। और दूसरी रे क्या है कि वो इसी के पैरेलल में आप मान लो कि एक और रे आई थी जो कि अंदर चली गई, रिफ्रैक्ट होके, ठीक है। फिर वो भी लौट के आएगी, रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से और वापस आएगी और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये भी आपकी आँखों में आएगी। तो यानी कि वेव नंबर 1 एंड वेव नंबर 2 विल कम टू योर आइज़ एंड दे विल डू इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये हो रहा है। तो एक लाइट कहाँ से आ रही है, अगर आप इसको कैटेगराइज करें तो एक लाइट आ रही है थिन फिल्म की टॉप सरफेस से। इस केस में ये ग्लास की स्लैब है आपकी, ठीक है। तो ग्लास की स्लैब की टॉप सरफेस से रे 1 जा रही है, ठीक है, रे 1 जा रही है और इस ग्लास का मान लीजिए म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या एन मान लीजिए, या म्यू ग्लास मान लीजिए, ठीक है। और एयर का तो आपको पता ही है कि म्यू एयर कितना होता है, वो 1 होता है। तो अगर ग्लास की स्लैब है या सोप की फिल्म है, ठीक है, या ऑयल की फिल्म है, तो उसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो रे हवा से आ रही थी वो एक तो उसकी टॉप सरफेस से टकरा के वापस जाएगी आपकी आंखों में, और दूसरा रे जो जाएगी वो नीचे जाएगी और उस थिन फिल्म की नीचे वाली सरफेस से, ठीक है। वैसे तो आपको इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है कि अगर कोई बबल है तो उसकी सरफेस, एक्चुअली दो सरफेस है उस बबल के पास, ठीक है। तो अगर बबल ऐसे बनता है गोल, तो एक्चुअली में उसके पास ये थिकनेस भी होती है, ठीक है, ये बोल रहा हूँ मैं। तो थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है, पर बबल एक्चुअली में ऐसे बनता है, ठीक है, और ये उसकी सरफेस है, ठीक है। तो इसके अंदर एयर ट्रैप होती है, राइट। तो बात क्या हो रही है कि एक लाइट तो इस सरफेस से ऐसे आएगी आपकी आंखों पे, और दूसरी यहाँ से, इस अंदर वाले से। मैं इसको दूसरे से बनाता हूँ, यहाँ से, ठीक है, इस अंदर वाली सरफेस से, इसी बबल फिल्म की अंदर वाली सरफेस से आके आपकी आंखों पे आएगी और इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाती है, तो आपको रेनबो दिखता है। ओके, तो हमारे पास दो रेज कहाँ से आ रही हैं, एक ही सिंगल रे नीचे जो जा रही थी वो एक तो थिन फिल्म की टॉप सरफेस से टकराएगी और दूसरी बॉटम सरफेस से टकराएगी, ठीक है। तो दो सरफेस से टकरा के आपकी आंखों पे रेज वापस आ रही है, और मान लीजिए इसकी थिकनेस टी है या टी नॉट है, जो भी आप मान लें, ठीक है, इस थिन फिल्म की। तो उस बबल फिल्म की जो सरफेस है वो टी नॉट थिकनेस की है। पूरे बबल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बबल के डायमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिए कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये बबल का डायमीटर है ये टी नॉट, नहीं नहीं नहीं। यहीं पे जो ये है, ये बबल की जो अपनी जो स्किन है, ठीक है, उसी की जो चौड़ाई है, ये टी नॉट है। ओके, तो ये दो रे इंटरफेयर करती हैं और आपकी आंखों को रिंग्स दिखती हैं या रेनबो दिखता है, ठीक है। तो बोल रहा है कंसीडर ए फिल्म ऑफ थिकनेस टी नॉट एंड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन म्यू, ठीक है। तो ये है म्यू, इसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। लेट अस अज्यूम दैट द लाइट रे ट्रेवलिंग इन एयर आर नियरली नॉर्मल। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखिए, ये टी नॉट जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट डिस्टेंस है, ठीक है। अगर आप इसको निकालेंगे तो वो एंगल पे डिपेंड होके आप इस पोर्शन को, इस डिस्टेंस को, और फिर इस डिस्टेंस को, ठीक है, आप या तो कॉस थीटा में निकालोगे या फिर साइन थीटा में निकालोगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा एंगल को चूज कर रहे हो। तो उसको सिंपल रखने के लिए वो कह रहा है कि भाई आप इसको अभी मान लीजिए कि नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल का मीनिंग क्या हो जाएगा कि आप कॉस और साइन को ना रख के सीधे आप टी नॉट, ट्वाइस ऑफ टी नॉट की बात करेंगे। तो देखिए,
क्यों हो रही है ये बात ये हो रही है कि देखिए रे 1 जो है वो तो सीधे आपकी आंखों पे आ गई यहाँ से यहाँ तक का रास्ता तय करके, ठीक है। लेकिन रे 2 की बात करें तो देखिए वो एक्स्ट्रा तय कर रही है रास्ता, कितना? रे 2 जो है वो यहाँ से पहले तो यहाँ तक गई और फिर यहाँ से वापस भी आई। उसके बाद फिर वो रे 1 के बराबर रास्ता तय करेगी आपकी आँखों तक जाते-जाते। लेकिन इसने रे 2 ने एक्स्ट्रा रास्ता कितना तय कर लिया है? तो पहले तो ये टी नॉट नीचे की तरफ गई है, ये वाला हिस्सा, ठीक है? फिर ये टी नॉट ऊपर की तरफ आई है, ये वाला हिस्सा। नॉर्मल मानने का फ़ायदा ये हुआ कि मुझे इसमें कॉस और साइन का कंसीडर नहीं करना है, मैं सीधे बोलूँगा कि 2 टी नॉट तय किया है, किसने रास्ता? इस रे 2 ने एक्स्ट्रा, ठीक है? एक चीज़ तो ये हो गई। ओके, अब ये तो हमें दिख रहा है, ठीक है? तो रे 2 अगर मैं कहूँ कि रे 2 की जो पाथ है, रे 2 की पाथ जो है, तो पाथ को मैं P से डिनोट करता हूँ मान लो। पाथ कहाँ तक? आपकी आँखों तक आने से, माइनस रे 1 की जो पाथ है, वो कितनी है? वो है ट्वाइस ऑफ टी नॉट के बराबर, ठीक है? क्योंकि उसने टी नॉट तय किया, फिर टी नॉट तय किया। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, ठीक है? ये रास्ता इसने तय किया है इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर, ठीक है? एयर में नहीं तय किया है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तय किया है। तो एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जब भी कोई लाइट की रे किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई रास्ता तय करती है, मान लो कि 2 टी नॉट तय कर रही है, तो जितना टाइम ये यहाँ लेती है इस दौरान, ठीक है? उस दौरान अगर ये एयर में चल रही होती 2 टी नॉट तो कितना चलती? तो ऑब्वियसली लाइट जो है जब हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाती है तो स्लो हो जाती है, ठीक है? तो अगर म्यू बढ़ रहा है मीडियम का, ठीक है? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का बढ़ रहा है, यानी एयर की जगह अगर आपने मान लीजिए ऑयल लिया है या ग्लास लिया है। ठीक है अर्पित, देखो ऐसा है कि देखो एक ही लाइट थोड़ी ना आ रही है, ये एक आ रही है, इसी के बगल में दूसरी भी तो आ रही है, ठीक है? तो और इसी लाइट को भी अगर तुम मान रहे हो तो हमें पता है कि 100% रिफ्लेक्शन भी नहीं होता, ठीक है? तो कुछ पोर्शन इस लाइट का रिफ्लेक्ट बैक होगा, कुछ अंदर रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ग्लास में ये होता है, ठीक है? ठीक है? तो ये होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको 100% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी ग्लास की स्लैब से, ठीक? तो यही वाली लाइट कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो गई, कुछ अंदर गई और इधर से आई। फिर उसी समय दूसरी लाइट भी तो जा रही थी, जो कि यहाँ ज गई थी और यहाँ से लौट के आई है, फिर आपकी आँखों में आ रही है, ठीक है? तो आप जैसा चाहो इसको सोच सकते हो कि कौन-सी लाइट गई है, पर ये 100% रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुई है, ये इसका कुछ पार्ट अंदर रिफ्लेक्ट हुआ है, फिर रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है? ओके, तो पहुँच आपकी आँखों में रही है, ठीक है? तो मैं जो पॉइंट कह रहा था, मैं कह रहा था कि अगर आप किसी मीडियम में मान लीजिए आपने डिस्टेंस चला। ओके, तो अगर किसी मीडियम में आपने कुछ डिस्टेंस टी 2 टी नॉट चला, ठीक है? और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू है या म्यू ग्लास मान लेता हूँ मैं, तो इतने ही जितना टाइम इसको लगा, जो टाइम इसको ग्लास के अंदर लगा, उतने टाइम को अगर मैं कहूँ कि अगर ये एयर में होती तो कितना चलती, ठीक है? तो सेम अगर मैं टाइम रखूँ एयर में, तो डिस्टेंस अगर ग्लास में 2 टी नॉट है, तो एयर में कितना चलेगा? तो आपको ये याद रखना है कि एयर में जो डिस्टेंस होगा, तो अगर डिस्टेंस इन ग्लास 2 टी नॉट है, तो डिस्टेंस इन एयर ज़्यादा चल सकती थी। क्यों? क्योंकि एयर में उसकी स्पीड ज़्यादा होती। तो जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते हैं, तो होता क्या है कि लाइट की स्पीड कम हो जाती है, उसकी वेवलेंथ छोटी हो जाती है और लाइट की स्पीड भी कम हो जाती है। तो इसको ऐसे याद रखिए कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, ठीक है? तो वेलोसिटी कम हो जाती है और क्योंकि वेलोसिटी कम होगी, तो लैम्ब्डा भी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें ये फ़ॉर्मूला याद रखना है कि वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्ब्डा और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ठीक है? तो अगर म्यू की वजह से म्यू बढ़ने की वजह से वी नीचे जा रहा है और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, तो क्या नीचे जाएगा? लैम्ब्डा नीचे जाता है, ठीक है? तो इस मीडियम में
अगर इस मीडियम में लैम्डा किसी लाइट का इतना था तो इस मीडियम में लैम्डा भी छोटा हो जाएगा, और इस मीडियम में अगर उसकी वेलोसिटी इतनी थी तो इस मीडियम में उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये कह रहा हूँ मैं। तो सेम टाइम में अगर टाइम मान लो 2 सेकंड है, 2 सेकंड में मान लो ग्लास में कोई लाइट वेव चलती है 4 मीटर, ठीक है? तो एयर में वो 4 मीटर से ज़्यादा चलेगी 2 सेकंड में, ये कह रहा हूँ मैं। और उसको निकालने का फ़ॉर्मूला क्या है? फॉर्च्यूनेटली बड़ा सिंपल सा है कि आप इस 2T नॉट को जो वो ग्लास में चली है, उसको बस इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? तो एयर में इतना डिस्टेंस इसका एक्स्ट्रा आता, किसका? ये सेकंड वाली जो वेव है, यानी कि जितनी देर में यहाँ से 2T नॉट चली है, उतनी देर में अगर ये हवा में चलती सेकंड वाली, तो वो 2T नॉट इंटू म्यू चल जाती। यानी कि जो पाथ डिफरेंस आने वाला है, वो 2T नॉट नहीं आने वाला है, वो 2T नॉट इंटू म्यू का आएगा, क्योंकि ये उतनी देर बाद पहुंचेगी। ठीक है, ऐसा लगेगा कि जैसे ये एयर में 2T नॉट इंटू म्यू डिस्टेंस ज्यादा तय करके आई है, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को मैं लोड कर दूंगा, आप इसको फिर से सुनिएगा, ये जो मैं आर्गुमेंट यहाँ दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो ये पहली चीज तो ये है लिखी हुई जो आर्गुमेंट मैं दे रहा हूँ कि लैम्डा कम हो जाती है किसी मीडियम में। लैम्डा जो होती है वो एयर की लैम्डा से म्यू टाइम्स कम होती है, इसलिए उसकी स्पीड भी म्यू टाइम्स कम होती है। यानी सेम डिस्टेंस को तय करने में वो टाइम ज़्यादा लेगी। अगर आप टाइम को सेम करेंगे तो फिर वो डिस्टेंस ज़्यादा तय कर रही है एयर में। ठीक है, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये है न्यूटन्स रिंग में कि अगर कोई वेव, ठीक है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो उसको एक एक्स्ट्रा फेज चेंज होता है 180 डिग्री का, यानी कि उसमें एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस और आ जाता है, जो कि होता है लैम्डा बाई 2 का। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री लैम्डा के बराबर होता है, तो 180 डिग्री कितने के बराबर होता है फेज डिफरेंस 180 डिग्री का? लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस के बराबर होता है। इसका फार्मूला क्या है? तो इसका फार्मूला मैंने आपको बता रखा है कि आप इसको हमेशा ऐसे निकाल सकते हैं कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा फाई अगर आपको निकालना है, तो आप इसको हमेशा देखिए कि भाई टोटल अगर पार्ट डिफरेंस है तो एक टाइम पीरियड में टोटल पार्ट डिफरेंस कितना हो सकता है? लैम्डा का। और एक टाइम पीरियड में टोटल फेज डिफरेंस कितना हो सकता है? 2 पाई का। तो बस यहाँ से ये फार्मूला बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आप डेल्टा फाई को 180 डिग्री रख रहे हैं यानी पाई रख रहे हैं, तो डेल्टा एक्स कितना आने वाला है? तो डेल्टा पाई को पहले तो ऊपर ले जाइए और इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, फिर डेल्टा फाई की जगह अगर 180 डिग्री लिखना है यानी कि पाई का फेज डिफरेंस है, तो फिर पार्ट डिफरेंस कितना आने वाला है? तो पाई से पाई कटेगा और पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का आएगा। यानी कि अब देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, इस 2 वाली रे पे नजर रखिए, ये क्या कर रही है? तो देखिए, एक तो ये ग्लास के अंदर 2T नॉट चल के आ रही है, और ये क्योंकि ग्लास के अंदर चली है, तो यानी एयर में ये कितना चलती डिस्टेंस एक्स्ट्रा? तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस जो आता इन एयर, ये इसका कितना होता इस एक्स्ट्रा चलने की वजह से? ये आता 2T नॉट इंटू म्यू, जो भी ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि लैम्डा क्यों कम हो जाती है या वेलोसिटी क्यों कम हो जाती है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लेकिन म्यू के साथ क्योंकि वेलोसिटी को कम होना है तो लैम्डा को कम होना पड़ेगा। ये दूसरा जो पॉइंट है, ये जो कह रहा है, इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए एक रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, आप उसको हिला रहे हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे मान लीजिए बंधी हुई है, तो होगा क्या जब आप इसको हिलाएंगे तो ये कैसे वापस आएगी, रिटर्न कैसे करेगी? तो अगर ये चीज बंधी हुई है यानी कि ये मीडियम, ये बांध दिया यानी कि अब इसके आगे डेंसर मीडियम है, राइट? यहाँ पे ये हिल रही है, यहाँ ये इसको हिलने में मुश्किल मुश्किल होगी, क्यों? क्योंकि आपने बांध दिया है। तो यहाँ से ये वेव एक्चुअली में यूं लौटती है, ठीक है, उल्टे उल्टी उसमें लौटती है, फेज में ऐसे लौटेगी। ठीक है, इधर से शुरू करेगी, अगर इधर से आई थी तो इधर से शुरू करेगी। तो हुआ क्या है, ये 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया है। ये कब हुआ है? जब मैंने इसको इस कोने पे बांधा हुआ है। मैं एक और अरेंजमेंट भी कर सकता हूँ कि मैं एक रिंग लगा दूं और रिंग के साथ रस्सी बंधी हुई है और मैं इसको हिलाता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि ये बंधा नहीं है यहाँ पे, ये रिंग ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकती है,
तो ये इसी फेज में वापस आती है, ये आप करके देख सकते हो। तो अगर मैंने इसको बांधा नहीं है तो इसका मतलब इधर भी रेयरर मीडियम ही था, ठीक है? तो फेज डिफरेंस नहीं आएगा। तो यानी 1 वाली जो वेव है, क्योंकि ये एयर से आई थी और एयर की ही बाउंड्री से, रेयरर से डेंसर की बाउंड्री पे ही टकरा के वापस आई है, तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस तो 1 में आया है। एंड इसने एक्स्ट्रा पाथ तय की है। ओके, 2 टी नॉट म्यू इसने तय की है और ये 180 डिग्री का फेज डिफरेंस तय करके आई है। ओके, तो ठीक है, यहाँ से तो मुझे यही दिख रहा है कि जब कोई चीज़ डेंसर मीडियम से टकरा के आती है, तो फिर वो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस तय करती है। तो ये वाली 180 डिग्री का फेज डिफरेंस तय करके आई है, ठीक है, 1 वाली। और 2 वाली क्या तय करके आई है? 2 वाली ये जो पाथ एक्स्ट्रा चल के आई है, राइट? ये और ये वाली, ये पाथ तय करके आई है, ये इतना एक्स्ट्रा चल के आई है। तो टोटल अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालूँ इन दोनों के बीच में कितना है, तो ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ओके, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए मेरे पास एक्स्ट्रा पाथ कितनी आई है? एक तो आई है मेरे पास एक पाथ मेरे पास आई है 1 में कितनी आई है? लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस आया है, क्योंकि डेंसर मीडियम से टकरा के आई है। और दूसरा वाला क्या कहते हैं, सेकंड वाली कितना एक्स्ट्रा चल के आई है? वो आई है 2 टी नॉट म्यू चल के, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इतना पाथ का डिफरेंस आने वाला है, ठीक। अच्छा, अब मैं इसको लिखूं कैसे? तो ठीक है, मेरे पास 2 पाथ डिफरेंस हैं, एक है सेकंड वाली की वजह से 2 टी टी नॉट म्यू का, और फर्स्ट वाली की वजह से है लैम्डा बाई 2 का। तो देखिए टोटल मेरे पास जो पाथ डिफरेंस है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, कि एक्स्ट्रा पाथ जो एक्स्ट्रा पाथ जो वेव चल के आई हैं ग्लास फिल्म में, यानी कि सेकंड वाले की बात कर रहा है, प्लस ये जो एक्स्ट्रा पाथ फर्स्ट वाली चल के आई है जो कि डेंसर मीडियम से टकराने की वजह से आई है। तो मेरे पास 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, राइट? 2 टी नॉट म्यू है और लैम्डा बाई 2 है, ठीक। और मैं दोनों ही, अब क्योंकि मैंने म्यू यहाँ इंटू कर दिया है 2 टी नॉट से, तो मैं अब एयर में ही बात कर रहा हूँ पाथ की पूरी। तो ये वाली भी फर्स्ट भी एयर में ही, क्योंकि ये तो एयर में ही थी, तो ये तो एयर टू एयर ही गई है, तो ये तो सीधे सीधे लैम्डा बाई 2 की बात करेगी, ठीक है, क्योंकि लैम्डा एयर की ही बात हो रही है। इसमें क्योंकि ये ग्लास के अंदर गई थी, तो ये किस लैम्डा की बात करेगी? लैम्डा बाई म्यू की, ठीक है। और उस चीज को जब हम कन्वर्ट बैक करते हैं डिस्टेंस में, तो वो क्या होता है, म्यू यहाँ इंटू हो जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पर क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप इस वीडियो को दोबारा जाके सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखिए टोटल 1 और 2 के बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा, वो डेंसर मीडियम से टकरा के लौटने की वजह से रे 1 में कितना आएगा? लैम्डा बाई 2 का। और एक्स्ट्रा डिस्टेंस ग्लास में तय करने की वजह से 2 में कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा तय करेगा? 2 टी नॉट की का ग्लास के अंदर, लेकिन एयर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं म्यू से इंटू करूंगा, क्योंकि एयर में ये ज्यादा डिस्टेंस तय करती है, ठीक है। ओके, अब मैं जरा सफाई करूं फिर मैं आता हूं फिर से इस पे, ठीक है। तो मेरे पास टोटल पाथ डिफरेंस ये है, जिसको कि मैं इस लैम्डा को चाहे मैं आधा घटाऊं या आधा बढ़ाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं इसको फ्लेक्सिबल इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं इस एन को दोनों केस में 0 से शुरू करना चाहता हूं। तो मैं इस प्लस माइनस के साइन को फ्लेक्सिबल रखूंगा, ठीक है। जिस भी तरह से मेरे पास ये एन 0 1 2 से कंस्ट्रक्टिव के लिए भी शुरू हो जाए और 0 1 2 से डिस्ट्रक्टिव के लिए भी शुरू हो जाए, उस हिसाब से मैं इस लैम्डा के आगे, लैम्डा बाई 2 के आगे प्लस या माइनस का साइन लगाऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप किसी रे में लैम्डा बाई 2 की वेव प्लस कीजिए, चाहे लैम्डा बाई 2 की वेव माइनस कीजिए, दोनों ही कंडीशन में सेम रिजल्ट आते हैं, राइट। ओके, इसको आप फिर से क्रॉस चेक कीजिएगा, पर आप कन्विंस होने चाहिए कि ये होता है। आप इस रे में लैम्डा बाई 2 को अगर किसी रे को ऐड कर रहे हैं तो वो ऐसे ऐड हो रही है, ठीक है। और यानी कि आगे चलती हुई लैम्डा बाई 2 को भी करेंगे तो भी ये ऐसे ही बनेगी नीचे वाला पोर्शन, और पीछे से आ रही है कोई लैम्डा बाई 2 पीछे से आ रही है तो भी वो यहाँ पे लैम्डा बाई 2 का ऐसे ही बनाएगी इस वाली के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप चाहे लैम्डा बाई 2 प्लस कीजिए या लैम्डा बाई 2 माइनस कीजिए, दोनों ही केस में सेम आंसर आते हैं, ठीक है। ओके,
तो अब हम जो हमने यंग के डबल स्लिट से पहले कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के 2 फार्मूले निकाले थे, ठीक है? जो यंग के से भी पहले निकाले थे हमने, जो सुपरपोज़िशन जब हम चेक कर रहे थे, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारा क्या फार्मूला था कि अगर 2 रेज़ एक पॉइंट पी पे पहुँचती हैं और उनके बीच में 1 लैम्ब्डा का या 0 लैम्ब्डा का या 2 लैम्ब्डा का यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा का डिफरेंस आता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, राइट? तो हम उसी को यूज़ करने जा रहे हैं। देखिए, न्यूटन्स रिंग में पहला पड़ाव ये है कि आप ये लिख पाएँ, कि यहाँ क्या हुआ, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा स्टेटमेंट लिख के। मैं नोट्स दे दूँगा, उसमें लिखा हुआ है। पर आप क्योंकि बड़ा लंबा डेरिवेशन है तो यू हैव टू सेट सम माइलस्टोन्स। तो पहला माइलस्टोन क्या है कि यू शुड बी कन्विंस्ड दैट डेल्टा एक्स इज दिस, ठीक है? ओके, सेकंड जो आएगा फिर हम इसका सहारा लेंगे सुपरपोजिशन का कि हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2 वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ लैम्ब्डा यानी कि n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 रखते जाइए। यानी 0 लैम्ब्डा का या 1 लैम्ब्डा का या 2 लैम्ब्डा का। तो अगर वेव ऐसा कर रही हैं, 2 वेव इंटरफेरेंस करते समय n लैम्ब्डा का डिफरेंस रखती हैं पाथ का, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। अब देखिए क्या होने वाला है। तो मेरे पास डेल्टा x आया कितना है? आया तो मेरे पास है 2 t नॉट न्यू प्लस माइनस लैम्ब्डा बाई 2, ठीक है? ये एक न्यूटन्स रिंग का अपना कंक्लूजन है, अपना जो आउटपुट आई हुई है हमारे पास इस फिगर को देख के, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होना कितना चाहिए इस पाथ डिफरेंस को? n लैम्ब्डा के बराबर। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, तो मैं 2 t नॉट न्यू को तो इधर ही रखता हूँ, लेकिन इस प्लस माइनस लैम्ब्डा बाई 2 को इधर भेज देता हूँ, ठीक है? ये प्लस माइनस हो के आया है। अब क्योंकि मुझे n को 0 से स्टार्ट करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसका साइन रखूँगा यहाँ पे प्लस लैम्ब्डा बाई 2। तो ये फ़ॉर्मूला क्या बनेगा 2 म्यू t नॉट तो ऐसा का ऐसा ही है। यहाँ पे इनका एलसीएम लेके आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा 2n प्लस 1 लैम्ब्डा बाई 2। ये बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही फ़ॉर्मूला है जो डिस्ट्रक्टिव के लिए आया था। लेकिन अब ये पार्ट डिफरेंस नहीं है लेफ्ट साइड में, ये 2t नॉट है। यानी अब मैं केवल सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ कि सेकंड वाला जो डिस्टेंस क्लास के अंदर तय करके आई है वो कितना होना चाहिए? वो अगर 2n प्लस लैम्ब्डा बाई 2 म्यू है, तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। आप इसको एक बार खुद करके देखिएगा, कन्विंस हो जाइए कि ये ऐसे ही होगा, ठीक है? पॉइंट क्या है कि जो सुपरपोज़िशन में नॉर्मल हमारा रिज़ल्ट आता था कि कहीं आपने अगर ज़्यादा दूरी तय की है 2t नॉट की, तो वो n लैम्ब्डा के बराबर होनी चाहिए, तो कंस्ट्रक्टिव होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये 2t नॉट कितने के बराबर दिखा रहा है कंस्ट्रक्टिव के लिए? 2n प्लस लैम्ब्डा बाई 2 के, ठीक है? म्यू तो एयर में 1 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, पर ये है फ़ॉर्मूले में। तो देखिए अच्छा ये उल्टा कैसे हो गया रिजल्ट? देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन वो बन रही है राइट साइड में, जो कि पहले डिस्ट्रक्टिव के लिए बनी थी। तो ये क्यों बनी? तो ये इस वजह से बनी है क्योंकि ये रे जो पहली वाली है ना, ये भी लैम्ब्डा बाई 2 का डिफरेंस लेके आ गई है, ठीक है? इसलिए फ़ॉर्मूला उल्टा हो गया है, ओके? फिर डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा? तो डिस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा एक्स कितना होता है? 2n प्लस 1 लैम्ब्डा बाई 2 यानी कि मैं इसको कैसे लिख रहा था? मैंने आपसे कहा था आप इसको ऐसे लिखना एन लैम्ब्डा तो कंस्ट्रक्टिव के लिए है प्लस उसमें लैम्ब्डा बाई 2 कर दो बस, ये डिस्ट्रक्टिव के लिए हो गया। यही फ़ॉर्मूला है, ठीक है? तो अब मैं फिर से मेरा पार्ट डिफरेंस तो ये निकला हुआ है, इसको मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ, ठीक है? और इस बार मैं इसको इक्वेट करता हूँ इससे डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन के लिए। तो निकल के क्या आ रहा है देखिए 2 ट्यू म्यू टी नॉट इस लैम्ब्डा बाई 2 को मैं इधर भेजता हूँ, तो मेरे पास पहला तो आपका लिखा हुआ है एन लैम्ब्डा प्लस लैम्ब्डा बाई 2, ठीक है? ये तो मेरे पास है ही है। इस बार मैं इसको जब इधर भेजता हूँ क्योंकि मैं इस n को 0, 1, 2 से ही शुरू करना चाहता हूँ, मैं इधर से माइनस लैम्ब्डा बाई 2 भेजता हूँ इसको, तो ये दोनों कट जाएँगे, ठीक है? तो इवेंचुअली 2t नॉट कितना आ रहा है मेरा? n लैम्ब्डा के बराबर और म्यू नीचे है, ठीक है? तो लेकिन अगर आप एयर में देख रहे हैं तो ये म्यू 1 हो जाएगा आपका, ठीक है? तो नहीं अभी तो ये म्यू रहेगा, अगर आपकी फ़िल्म एयर की होगी तो म्यू 1 हो जाएगा। ये तो फ़िल्म का है अभी, ये म्यू तो अभी यहाँ रहेगा, ठीक है? तो बेसिक फ़ॉर्मूला आपका ये बन के आ रहा है, ठीक है? तो न्यूटन्स रिंग में आपके ये 2 फ़ॉर्मूले हैं। अ, मेन पॉइंट क्या है कि ये उल्टे हो गए हैं, जो आपके सुपरपोज़िशन का नॉर्मल फ़ॉर्मूला था, उससे उल्टा आता है न्यूटन्स रिंग। तो आप इसको ऐसे भी याद रख लोगे, तो भी आप इस फ़ॉर्मूले पे पहुँच जाओगे, ठीक है? ओके, क्योंकि लंबा डेरिवेशन है, तो यू शुड रिमेंबर सम माइलस्टोन्स।
अच्छा, अब हम आते हैं न्यूटन्स रिंग के जो अपना ओरिजिनल इनका सेटअप है, उसमें क्या हो रहा है चलिए देखते हैं। तो मान लो कि मैं एक सेटअप ऐसा बनाता हूँ जिसमें कि मेरे पास एक तो नीचे ग्लास की स्लैब है, ये है ग्लास स्लैब, ठीक है? और उसके ऊपर मैं एक प्लेन वाला हिस्सा एंड कॉन्वेक्स लेंस रख देता हूँ, ठीक है? तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसको रख देता हूँ मान लीजिए। अच्छा, तो किसके ऊपर रखा है? फ्लैट ग्लास सरफेस के ऊपर रखा है। तो हमें ये पैटर्न दिखेगा जो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सेंटर में डार्क, फिर वो ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है। तो ऐसा एक पैटर्न आपको दिखेगा। अब हमें कारण ढूँढना है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है? तो उससे पहले हमने कुछ बुनियाद तैयार कर ली है कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस में जो कंस्ट्रक्टिव के लिए आपका 2T नॉट आया है, वो क्या आया है? n प्लस हाफ लैम्ब्डा और म्यू भी है नीचे, ठीक है? और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या आया है आपका? 2T नॉट आया है आपका n लैम्ब्डा के बराबर और म्यू नीचे है, ठीक है? ये 2 कंडीशन अभी तक हमने डिराइव की हैं। अब हम आ जाते हैं रिंग की फॉर्मेशन पे। ओके, तो ये रिंग क्यों बन रही हैं इसमें? ठीक है? तो ये रिंग इसलिए बन रही हैं क्योंकि देखिए जो फ़िल्म यहाँ हम कंसीडर करने जा रहे हैं वो एयर की फ़िल्म है। अब आप कहोगे जी दिख कहाँ रही है? तो देखिए हम इस फ़िल्म की बात करने जा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मैं इस फ़िल्म की बात कर रहा हूँ, ये जो एयर की फ़िल्म है, इस लेंस और इस ग्लास स्लैब के बीच में जो ये एयर की फ़िल्म फँसी हुई है, ठीक है? ये है मेरी थिन फ़िल्म, ठीक? इससे जो रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी, मैं उस रे की बात करूँगा। तो देखिए, इस बार इसने सेकंड रे को कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक किया है? इस जगह से। कहाँ से? लेंस के बॉटम वाली सरफेस से, ठीक है? और रे 1 किसको लिया है? जो नीचे जाके ग्लास की स्लैब से टकरा के आ रही है, ये है रे 1, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो मेरी फ़िल्म है, वो क्या है? एयर की है, यानी म्यू क्या हो जाएगा मेरा? 1 हो जाएगा। यानी कि एक फ़ॉर्च्यूनेटली आपके लिए एक आसान सी चीज़ ये हो जाएगी कि जो कंडीशन आपकी 2T नॉट की थी, ठीक है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो क्या हो जाएगी? वो अगर n प्लस हाफ लैम्ब्डा थी, ठीक है? अपॉन म्यू थी तो अब केवल इतनी रहेगी, म्यू 1 हो जाएगा। और ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव के लिए 2T नॉट जो थी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन आपकी n लैम्ब्डा बाई म्यू थी, अब ये म्यू 1 हो जाएगा, ठीक है? तो ये n लैम्ब्डा बचेगी और इधर n प्लस हाफ लैम्ब्डा बचेगी, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि हम एयर की फ़िल्म की बात कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बार-बार रिपीट कर रहा हूँ।